हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर 11 में बात करेंगे क्वांटम नंबर्स और इनके इम्पॉर्टेंट टाइप्स की। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताना चाहें तो पिछला जो लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में जो श्रोडिंगर ने दिया था एटम का मॉडल, तो वहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ पर जो चीज़ें हमने सीखी थी कि एटम के अंदर हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको सेल्स कहते हैं। इनको हम लोग 1, 2, 3, 4 या इनको आप इंग्लिश के जो लेटर्स हैं इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेल के अंदर आपको छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स और मिले थे जिनको सब सेल्स कहा गया, और इनको हम लोगों ने भी SPDF से इनको पढ़ा था कि इनको SPDF से शो किया जाता है। और सब सेल्स के अंदर आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये भी आपकी 4 टाइप की होती हैं SPDF, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले अपने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। क्लियर? क्वांटम नंबर में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या होता है क्वांटम नंबर्स? तो आपको बताना चाहेंगे क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर किसी का हमें एड्रेस पता करना हो, यानी कि कोई बंदा कहाँ पे रह रहा है, किस लोकेशन पर है। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें इंडिया में और यूपी की बात करें, किसी भी स्टेट की ले लो, तो सबसे पहले उसका हमको ये मालूम होना चाहिए उसका प्रदेश क्या है। किसी पर्सन का, किसी बंदे का अगर हमको एड्रेस, अगर उसको वहाँ तक ढूंढना है, वहाँ तक जाना है, या उसको चिट्ठी लिखनी है, तो सबसे पहले उसका स्टेट, यानी वो किस कंट्री में है, उस कंट्री में उसका स्टेट क्या है, उस स्टेट में उसका कह सकते हैं ज़िला क्या है, उस ज़िले के अंदर उसका शहर क्या है, और उस शहर में उसका गांव या मोहल्ला क्या है, और फिर मोहल्ले में उसका मकान नंबर, और फिर जाके वो बंदा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस हमने बना लिया। तो पोस्टल एड्रेस का अर्थ क्या है कि क्वांटम नंबर्स आर लाइक पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को आपको पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्या है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो उसका पोस्टल एड्रेस बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का सेल जिसको कोष कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का सबसेल जिसको उपकोष कहते हैं, और उसके बाद ऑर्बिटल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप कंप्लीट डाटा आपको मिल जाएगा। तो क्वांटम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर? अब देखिए इसकी डेफिनेशन। तो कह रहा क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स, क्वांटम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इलेक्ट्रॉन, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी देती हैं। प्रेजेंट इन एटम, इलेक्ट्रॉन एटम में ही होता है। क्लियर? करा दैट इज़ नो अबाउट लोकेशन, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, शेप उसकी आकृति क्या, ओरिएंटेशन उसका अभिविन्यास का, एंड स्पिन उसका चक्रण क्या आर नीडेड। तो कहने का अर्थ है कि अगर क्वांटम इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? क्वांटम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डाटा आपको प्रोवाइड कराती हैं कि लोकेशन, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन, इन सब के बारे में जो संख्याएं हमको बताती हैं उन्हीं संख्याओं को केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई? इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की सेल, इलेक्ट्रॉन की सबसेल, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन के बारे में जो नंबर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कि क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स कहलाती हैं जो बताती हैं इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोष क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का उपकोष क्या है, उसकी ऑर्बिटल क्या है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। अगर ये चारों बातें अगर किसी नंबर के पास है तो उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्लियर? ये क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। ये 4 टाइप आपके सामने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
जिनको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिनको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हैं कि इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का सब सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल क्या है, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सारा जो डाटा जो नंबर देती हैं उन्हीं नंबर को क्वांटम नंबर्स, और ये बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, इनके बारे में खास पॉइंट्स लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इनके बारे में, लेकिन वहाँ छोटे क्लासों में 9th में बताया नहीं जाता है, 11th में आके इनको पढ़ते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, और ये आपने वहाँ पर पढ़े होंगे इस तरीके से, ये कक्षाएं होती हैं, बराबर 1 2 3 4 5 6 कहा था सर ने कि ये कक्षाएं होती KLMN, इन्हीं को कोष कहा जाता था। क्या बोलते थे इनको? कोष कहते थे, जिनको अंग्रेजी में सेल। क्लियर? और इनको अगर अक्षरों, इनको अगर नंबर से रिप्रेजेंट ना करो तो वहाँ पर सर ने कहा था कि इनको हम KLMNOP, इनको इंग्लिश के लेटर से भी, जिनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो वहाँ पर इस तरीके का जो सीन हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो नंबर्स होते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते थे, और इनका केवल एक ही काम था, ये इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताते थे। अगर किसी ने कह दिया कि भैया n बराबर 1, तो समझ जाइए पहले सेल की बात कर रहा है, K की सेल। अगर n बराबर 2 तो दूसरे सेल की बात कर रहा है, अर्थात L सेल। n बराबर 3 ये तीसरे सेल की बात कर रहा है, अर्थात M। तो इनको हम लोग 1 2 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनको KLMN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो सेल होते हैं ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनका कोई कह सकते हैं कि अंत नहीं है, ये आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 से लगा के इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये किसके बारे में जानकारी देते हैं? इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, इनको समझ लीजिए, कुछ आपको जानकारी ये देंगे। लिखा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपेंडेंट ऑन दिस क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है? इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। जैसे मान लो एक एटम है, और इस एटम के अंदर मान लो ये 2 आपके सेल हैं, ये आपका n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है। एक दूसरा आपका एटम है, इसके अंदर आपके ये मान लो आपके 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपका n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। क्लियर? अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर टोटल देखे जाए सेल नंबर कितने हैं बेटा? यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर आपके 3 हैं। तो अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें आपके 2 सेल हैं यहाँ तक, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, सेल नंबर ज़्यादा हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वॉल्यूम होगा कुछ ज़्यादा होगा। ध्यान रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वॉल्यूम कम होना या वॉल्यूम ज़्यादा होना, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का आयतन कम होना या इलेक्ट्रॉन का आयतन ज़्यादा होना, ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब बात आ रही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के निकट होंगे, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है पहली सेल में और ये आपका पड़ा है 5वीं सेल में, तो अगर ये जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन और एक 5वीं सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होगा ये E1 और जो 5वीं सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो E5। यानी पहली सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E1 और 5वें सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E5। अगर इन दोनों की अगर बात करें तो जो E5 होगा, जो 5वीं सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, उसका एनर्जी हमेशा पहली सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के निकट होंगे, अर्थात पूरी तरीके से न्यूक्लियस द्वारा बाउंड होंगे, इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे,
जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे n बढ़ेगा और n के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ेगा। तो पहले पॉइंट का कहना यही था कि आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड का जो वॉल्यूम है, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, कि जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आपका वॉल्यूम भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वॉल्यूम भी बेटा इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हायर वैल्यू ऑफ n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, n ज़्यादा कब होगा? जब उसके अंदर नंबर ऑफ आपके सेल मिलेंगे। तो n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ध्यान रखना, n का मान ज़्यादा होने का अर्थ क्या है? n का मान ज़्यादा होने का अर्थ यह है कि न्यूक्लियस से क्या हो रही है बेटा? सेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है। इट मीन्स ओवरऑल अगर बात की जाए तो कहेंगे कि एटम का साइज बढ़ रहा है। क्या कहेंगे बेटा? एटम का साइज बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, जब कभी n का वैल्यू बढ़ेगा तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या कह सकते हैं कि एटम का साइज इंक्रीज करेगा। और एटम का साइज इंक्रीज करने का अर्थ है कि इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ेगा। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा वो हायर एनर्जी उसके पास होगी। क्लियर? अगला पॉइंट है हायर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी चीज पर हमने जो सेकंड पॉइंट था उसी में ही आ गया था ये वाला पॉइंट कि n का वैल्यू ज़्यादा होने पर साइज तो बढ़ेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? आगे देखिए, अगर हमें एंगुलर मोमेंट कैन वी also we calculated using PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमें किसी सेल के अंदर, आपके सेल तो बहुत होंगे, अगर किसी सेल के अंदर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे? MBR बराबर NH/2π। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपका पहला एनर्जी लेवल है और इसके अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1H/2π। अगर दूसरे सेल में निकालना है तो 2H/2π, तीसरे सेल में निकालना है 3H/2π, चौथे सेल में निकालना 4H/2π। तो उसने सीधे कह दिया कि अगर किसी सेल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मूवमेंट निकालना हो तो तरीका क्या है? तरीका है आप फार्मूला लगाएंगे MBR बराबर NH/2π। क्लियर? अगला हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। कहानी समझ में आई? तो अगला हमारा जो क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बेटा, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हर एक क्वांटम नंबर का आपको संकेत मालूम होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो L की वैल्यू होती बेटा, ये n पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको L कैलकुलेट करना है तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए। अगर n की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप L कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर L को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनाया गया है? L बराबर 0 to n-1। कहानी समझ में आ रही ना? जैसे अगर n बराबर 1 है तो L कैसे निकालेंगे? L की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 to n-1, तो 0 to n की वैल्यू 1-1 कितना हो जाएगा बेटा? 0 to 1, इस 0 to 0, तो 0 to 0 का अर्थ है कुछ नहीं, तो क्या रख देंगे बेटा? 0 तो लिख देंगे सॉरी, तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर? 0 to 0 लिख देंगे, अर्थात 0। क्लियर? अगर आपको n बराबर 2 दूसरा आपका एनर्जी लेवल ले लिया जाए, दूसरा सेल ले लिया जाए, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 to n-1 हो जाएगा। इसका अर्थ है 0,1। अगर n बराबर 3 की बात की जाए तो n बराबर 3 का अर्थ है बेटा कितना हो जाएगा? 0 to एक n-1, एक कम कर दो तो 0 से भाई n बराबर 3 का अर्थ है 0 से कितना लेना होगा? 2 तक लेना होगा, तो 0 1 2 आ जाएगा, 0 1 2। ऐसे n बराबर 4 का अर्थ क्या है? 0 2 3, 0 1 2 3। n बराबर 5, इसका अर्थ है 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास n है तो आप आसानी से L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ले लिए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को आप 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या k एलिमेंट से। क्लियर? इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या निकाल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तरीका बहुत आसान है, क्या था फार्मूला, L बराबर 0 to n-1। क्लियर, बस यहाँ पर n 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो L कितना हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आपका L कितना निकल के आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर n 3 है तो L कितना निकल आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर L कितना निकल के आ जाएगा, 0 1 2 3, इस तरीके से। तो आपके पास अगर L की वैल्यू n याद है तो n की वैल्यू मालूम है तो आप आसानी से L की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और आपको बोलना चाहेंगे, ये वैल्यू आप याद रख लो, SPDF। क्लियर, ये हमारे सबसेल्स होते हैं, ध्यान रखना। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 और F की वैल्यू F के लिए 3 होती है। जब आगे चल के मैं नोड और नोडल प्लेन समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब ये चीज़ें और वहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। फिलहाल के लिए भी याद रखना, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F की वैल्यू F के लिए 3 होती है वैल्यू। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि K के लिए L की वैल्यू 0 आ गई, और 0 किसके लिए बेटा होता है, S सब सेल के लिए होता है। यहाँ पर L की वैल्यू 2 निकल के आई, एक L की वैल्यू 0 निकल के आई, एक L की वैल्यू 1 आई, तो 0 किसके लिए होती है, L S के लिए होती है, और 1 किसके लिए होती है बेटा, P के लिए होती है। तो यहाँ पर S और P आ गया। तो यहाँ पर और ऐसे ही M के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पर L की वैल्यू बेटा आपकी 3 हो जाएंगी, SPD भाई 0 है S के लिए, AP हो गया और ये आपका D हो गया। ऐसे ही आपके पास N 4 है तो यहाँ पर बेटा L कैसे निकल आएंगे, L की वैल्यू एक कम होती है ना, 0 से n-1, तो 0 1 2 3, ये आपका S हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका D हो गया और ये आपका F हो गया। अब इसको लिखने, यहाँ पर जो आपकी 4th टेबल है इसमें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर S है तो 1S लिख लेंगे जो पहला है, यहाँ पर दूसरा सेल है तो 2S 2P आ जाएगा, ये तीसरा है 3S 3P 3D आ जाएगा, ये चौथा है तो 4S 4P 4D 4F। कहानी समझ में आ रही ना, तो ये ध्यान रखना। और हमको पहले से भी तो मालूम है बेटा कि सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर बेटा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा ये तो हमारा सेल है, इन सेल के अंदर हमें क्या निकालना है, सब सेल निकालना। और एक और आपको आसान तरीका बता दें, कभी भी सेल के अंदर सब सेल निकालना हो तो सीरियल नंबर देख लिया करो, यहाँ सीरियल नंबर 1 है तो इसके अंदर 1 होगा, यहाँ सीरियल नंबर 2 है तो इसके अंदर 2 सब सेल होंगे, यहाँ सीरियल नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 सब सेल होंगे, यहाँ सीरियल नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 सब सेल होंगे। 1 का अर्थ S, यहाँ 2 है तो S और P होंगे, यहाँ 3 है तो S और P D होंगे, यहाँ 4 है SPDF हो जाएंगे। तो जब कभी सेल के अंदर सब सेल निकालना हो, कभी भी सेल के अंदर सब सेल निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना सेल के अंदर ही सब सेल होते हैं, और ये सब सेल सेल के सीरियल नंबर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, सीरियल नंबर के बराबर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि L का मान सब सेल या सब एनर्जी लेवल वह इनकी शेप को डिटरमाइन करता है। ध्यान रखना बेटा कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब सेल्स के बारे में बताता है, और सब सेल की क्या शेप है, क्या आकृति है, उसके बारे में भी ये डिस्कस करता है। क्लियर। अगला पॉइंट है, अगर सब सेल को हम एनर्जी के ऑर्डर में लिखें तो सबको मालूम है कि न्यूक्लियस के निकट S, फिर P, फिर D और फिर आपका F, इस तरीके से होता। तो सबसे पहले S पड़ेगा, उसके बाद आपका F पड़ेगा, लास्ट में F पड़ेगा। तो अगर एनर्जी देखी जाए तो एनर्जी बेटा किसकी ज़्यादा होगी, F की। तो जो SPDF है बेटा ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, S की सबसे कम, उसके बाद P, फिर D, फिर F। क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के निकट होता है। तो कभी भी सब सेल का एनर्जी ऑर्डर लिखना हो तो बेटा हमेशा इसको इस तरीके से ही इसको लिखा जाएगा। कहानी समझ में आ रही ना, ये आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये सब सेल्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखी गई हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है कि ये ऑर्बिटल्स की शेप को भी डिटरमाइन करता है। देखिए क्या क्या चीज़ें बता रहा, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपको सब सेल के बारे में बताता है कि सब सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये सब सेल की शेप के बारे में भी बता देता है, और सब सेल की शेप के साथ ही साथ ये ऑर्बिटल की शेप को भी डिटरमाइन कर देता। क्यों? अभी बताया भी था कि सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। तो ध्यान रखना ये जो L है, L सब सेल के बारे में बताती, सब सेल के बारे में बताता, और साथ ही साथ ये यहाँ पर एक पॉइंट और ऐसे लिख सकते हैं इसी में, अगर इसको ये नहीं लिखना है पॉइंट तो इसी में शामिल कर सकते हो कि ये सब सेल की शेप, ये है सब सेल की शेप व ऑर्बिटल, सॉरी
ये सब सेल, यहाँ पे एल का मान सब सेल या सब एनर्जी लेवल व इसकी शेप को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल का मान सब सेल, सब एनर्जी लेवल और या आर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है। तो आपको एक लाइन में ही लिखने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज अगर लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में कि आर्बिटल की शेप को भी डिटरमाइन। तो ओवरऑल एजीमुथल क्वांटम नंबर ध्यान रखना सब सेल या आर्बिटल की शेप को भी डिटरमाइन करता है। ध्यान रखना सब आर्बिटल इसीलिए आया है क्योंकि सब सेल के अंदर आर्बिटल पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि एल का मान जो होता है वो सब सेल की शेप या आर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है। कहानी समझ में आ गई ना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का अगर आर्बिटल एंगुलर मूवमेंट निकालना हो, ध्यान रखना अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर में या कह सकते हैं कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का आपको आर्बिटल एंगुलर मूवमेंट निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा mvr बराबर h/π√L/L+1। यहाँ पर h/2π को h क्रॉस के बराबर लिख दिया जाता है। यहाँ पर h क्रॉस रिएक्शन कांस्टेंट कहलाता है, क्लियर, जिसको क्रिया स्थिरांक बोलते हैं। और यहाँ पर L जो है वो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर mvr को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया गया, h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन का आर्बिटल एंगुलर मूवमेंट निकालना हो तो फार्मूला क्या लगा देंगे, L बराबर h×√L/L+1। कहानी क्लियर हुई। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे 4 सब सेल्स होते हैं SPDF, क्लियर। इन सब सेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसका वैल्यू होता है 0 1 2 3 4। S फॉर स्टार, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। तो एकदम रटी होनी चाहिए कि जब कभी सब सेल SPDF के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो ध्यान रखना 0 1 2 3 ये आपकी क्या होती हैं, वैल्यू होती हैं किसके लिए, सब सेल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की, क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हर एक सब सेल या आर्बिटल के लिए आर्बिटल एंगुलर मूवमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे S के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर L 0 होता है, इस फार्मूले में L की वैल्यू पुट कर देंगे h×√0 × 0+1। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। L कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पास क्या बेटा, P है, क्या बेटा यहाँ पर P सब सेल है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। क्या फार्मूला था, h×√L/L+1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे h और L की वैल्यू कितनी बेटा, 1 × 1+1, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, h और ये √2 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे D के लिए निकाल देंगे, फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे, ऐसे F के लिए। तो ओवरऑल ये SPDF के लिए आप आर्बिटल एंगुलर मूवमेंट को कैलकुलेट इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला क्या आपका L कहाँ गया, ये वाला L बराबर h×√L/L+1, क्लियर। अगला है आपका थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको M से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर दो या डिनोट कर दो, बात एक ही है, डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय M। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती हैं आर्बिटल्स के बारे में बताती हैं, क्लियर, ये आर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती हैं। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो आपका सबसेल्स के बारे में बताता था। M का मान L पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको M के मान निकालना है तो L के मान अगर आपको ज्ञात हैं, क्लियर, अगर M के मान निकालना है और L के मान अगर ज्ञात हैं तो आप इस वाले फार्मूले से इनको निकाल सकते हैं। तो लिखा है कि M का मान L के मान पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर आपके पास L है तो M निकल आएगा। इसका लिखने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर जो फार्मूला है M बराबर +L 0 -L, क्लियर। इसका वही स्टाइल हो गया जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, मूल बिंदु 0, इधर जाने पर प्लस और इधर जाने पर आपका माइनस, इस तरीके से आपने पढ़े हैं ना। तो सेम यहाँ बीच में 0 रहेगा, इधर आपका निगेटिव होगा वैल्यू और 0 के इधर आपका पॉजिटिव होगा। या कोई ज़रूरी नहीं निगेटिव को पहले लिख दो, पॉजिटिव को बाद में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगर जैसे L बराबर 0 है तो L बराबर 0 होने का अर्थ है कि M कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो L बराबर 0 होने पर M कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L बराबर 1 अगर है तो M की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, अभी मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था आपका, अगर आपको M निकालना है तो क्या था फार्मूला, M बराबर -L 0 और आपका +L, ये तरीका था। या प्लस को पहले लिख लो, +L 0 -L, क्लियर। तो यहाँ पर L बराबर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, +1 0 -1, या माइनस को पहले लिख लो, -1 0 +1। ऐसे ही L बराबर 2 होने पर M कितना आ जाएगा, +2,
+1 0 या -1 -2, ऐसे ही, या निगेटिव को पहले लिख देंगे और पॉजिटिव को बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे पहले निगेटिव लिख दो बाद में पॉजिटिव को, आगे पीछे हो सकता है। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मान लो आपके पास L डाटा दिया है, L का यानी L आपको मालूम है, और आपसे कहा जाए कि बताओ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या टोटल नंबर ऑफ m कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ m पूछे या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे, तो फार्मूला आप सिंपल क्या लगाएंगे, 2l+1। तो 2l+1 लगाने से आपको टोटल ऑर्बिटल्स किसी भी सेल या किसी भी सबसेल के अंदर आपको टोटल ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगी। क्लियर? आगे देखिए, ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला आपका था, ये किसके टर्म में था, ये था अगर आपको L मालूम है तो आप M निकाल सकते हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा है, अगर कहीं ऐसा है कि आपको L नहीं मालूम है और उसने M दे दिया और कहे कि टोटल ऑर्बिटल्स या टोटल आप M बताइए कितने होंगे, तो फार्मूला क्या लगा देंगे आप, n², m बराबर n²। एक टेबल देखते हैं, इस टेबल में हमने सबसेल का एक कॉलम लिया है, उसके बाद क्वांटम नंबर का एक कॉलम लिया है, और उसके अंदर फिर हमने ऑर्बिटल्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे सबसेल s p d f हैं, s के लिए l की वैल्यू 0 होती, p के लिए l की वैल्यू 1 होती, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। अब जैसे यहाँ पर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, क्या निकालना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो m बराबर क्या होता है, सबको मालूम है कितना होता है, -l से 0 फिर आपका +l, या प्लस को पहले लिख लो और बाद में आप माइनस को लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर L 0 है तो m बेटा आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपका L 1 है, L 1 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, m की वैल्यू आ जाएंगी +1 0 -1। अगर आपको L बराबर 3 दिया है तो m की वैल्यू आ जाएंगी +2 +1 0 -1 -2। अगर L बराबर 3 है तो यहाँ पर m की वैल्यू किस तरीके से निकल के आ जाएंगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1 निकल के आएगा, यहाँ पर आपकी 3 निकल के आई वैल्यू, यहाँ पर टोटल काउंट करोगे 5 निकल के आएंगी, और यहाँ पर टोटल काउंट करोगे 7 निकल के आएंगी। एक तरीका है तो इनको काउंट कर लो। अगर इनको काउंट नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है, 2l+1, ये इसके लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2l की वैल्यू 0 हो गई, +1 हल करोगे कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही p के लिए निकाल लो, 2l+1, तो 2l की वैल्यू 1 +1, इसको हल करोगे 2 1 2 +1 कितना आ गया, 3, 3 आ गया। ऐसे ही आप d के लिए कैलकुलेट कर लो, d के लिए L2 होता है 2l+1, तो यहाँ पर 2l की वैल्यू 2 +1 2 दूनी 4 +1 5 आ गई, 5 निकल गया। ऐसे लास्ट f के लिए निकाल लो, 2l+1, तो 2l की वैल्यू 3 +1 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7 निकल गया। तो ओवरऑल अगर किसी भी सबसेल के अंदर आपको ऑर्बिटल्स निकालनी हो तो फार्मूला क्या फॉलो कर दो, 2l+1। एक तो तरीका है 2l+1 लगा दो, वरना फिर इस तरीके से देसी तरीके से ऐसे निकाल के अलग अलग और फिर इनको काउंट करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक तो तरीका ऐसे काउंट करके इन्हें काउंट करके लिख दो, या फिर डायरेक्ट तरीका क्या है, 2l+1 का फार्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर? आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करती हैं। ओरिएंटेशन का अर्थ है उसका अभिविन्यास क्या है, कि जैसे मान लो p है, ये p सबसेल ले लो, p सबसेल, इसके अंदर 3 p ऑर्बिटल होती हैं, px py और pz। कहानी समझ आ रही? जो px होता है इसका क्लाउड, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो x के अलॉन्ग होगा, जो py है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड y के अलॉन्ग होगा, और जो pz है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड z के अलॉन्ग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी ओरिएंटेशन की बात आए, ओरिएंटेशन का अर्थ है अभिविन्यास, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड x के अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग है, z के अलॉन्ग है। तो ध्यान रखना, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। ये बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, निम्न में रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 4 ऑप्शन लगे होंगे, उसमें एक ऑप्शन ओरिएंटेशन का भी होगा। अगला पॉइंट है, इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्लियर? लास्ट आपका बचा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या स्पिन क्वांटम नंबर है? पहले भी बताया कि सेल के अंदर कौन होंगे, सबसेल होंगे, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, क्लियर, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर इसको एस या एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन केवल
न्यूक्लियस के चारों ओर ही गति नहीं करता बल्कि वह अपनी एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है। ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, क्लियर, तो वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये तो उसकी मोशन है, ये तो इसकी सर्कुलर मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन। और साथ ही साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमता है। जब वह अपनी धुरी पर घूमता है इसको बोलते हैं एक्सेस मोशन। एक्सेस मोशन, तो एक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की मोशन करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है और अपनी एक्सेस के अलोंग भी गति करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों नहीं घूमता बल्कि अपनी एक्सेस के चारों ओर भी गति करता है। एक इलेक्ट्रॉन के अपनी एक्सेस के चारों ओर मोशन करने को स्पिन कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस, ये अपनी धुरी पर घूमता है, क्लियर, इसी को क्या कहा जाता है, स्पिन कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से घूमता है, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है साथ ही अपनी एक्सेस के अलॉन्ग घूमता है और इसका चक्कर दो प्रकार का होता है, या तो क्लॉकवाइज या आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, लिखा स्पिन की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आधा चक्कर क्लॉकवाइज का लेता है और आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज का लेता है, इसलिए इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ कहा जाता है। क्लियर, तो क्लॉकवाइज में प्लस हाफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हाफ। ये सब काम में आने वाली हैं। इनको ऑर्बिटल में जब भरेंगे तो क्लॉकवाइज को इस तरीके से भरा जाएगा, इसकी स्पिन ऊपर रहेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। तो जब कभी इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो क्लॉकवाइज में ये ऊपर के लिए और एंटी क्लॉकवाइज में ये नीचे के लिए। कहानी समझ आ रही ना। अगला पॉइंट है कि स्पिन के कारण, जो स्पिन, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों घूमता है, इसके कारण क्या होता है, एक मोमेंट पैदा होता है जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, स्पिन के कारण जो एंगुलर मोमेंट पैदा होता है इसको स्पिन एंगुलर मोमेंट कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यस बराबर h/2 पाई √s इंटू s प्लस 1। तो ध्यान रखना, स्पिन के कारण जो मोमेंट पैदा होगा उसको स्पिन एंगुलर मोमेंट कहते हैं। क्लियर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चित्र बने हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज में प्लस ऑफ होगा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर, इसकी वैल्यू आपकी कैसी होगी, माइनस हाफ। तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज में प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हाफ। आपको एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं तो इनकी मोशन के कारण एक फील्ड जनरेट होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और एक्सिस के कारण, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन और उसकी इस एक्सेस पर मोशन के कारण एक फील्ड डेवलप होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओवरऑल आपकी सारी क्वांटम नंबर्स कंप्लीट होती हैं। अगले लेक्चर में हम इनके आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे जो आपके क्वांटम नंबर पर बेस्ड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हम मिलते हैं अपने वीडियो के